हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी का क्वेश्चन के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जहां कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे। मैं कोशिश करूंगा उन चीजों को सॉर्ट करने का। चलिए, तो ये है आपका आज का थंबनेल, सीटेट जुलाई 2023 मैथ्स पेडागोजी, है ना। यहाँ पे हम लोग बस आराम से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये रहा आपका पहला सवाल जो लिख रखा है। एक मिनट। देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब सबसे बेस्ट, है ना। सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा मेथड है आपके पास। तो पहला है कि अध्यापिका को शुरू में ही समस्या के हल प्राप्त करने के चरणों की व्याख्या कर देनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन लिखा है कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से परिप्रेक्ष्यों को अवलोकन करें। तीसरा है कि अनुमान और सत्यापन अधिगम को कड़ाई से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन बना रखा है कि प्रारंभ में ही दिए गए प्रश्नों के समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों की सूची उपलब्ध करा देनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है और यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा सेकेंड। देखिए, आप पढ़ के खुद से समझ सकते हैं कि लिखा है कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, है ना। उनको वहां पे थोड़ा सा प्रोत्साहन देना चाहिए कि वे प्रश्नों बहुत सारे क्या परिप्रेक्ष्यों को अवलोकन करें, ठीक है, समझें, जांचें, ठीक है। अब आइए बात करते हैं सेकंड। तो सेकंड में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। चलिए पढ़ लेते हैं भाई, क्या लिखा है। पहला आपका जो लिखा है ना, सॉरी, देखिए तो लिखा है आपका कि अभिगृहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है। सेकंड है कि अभिगृहित विशेष प्रमेय है। तीसरा है कि अभिगृहित परिभाषा है। और चौथा फिर से है कि अभिगृहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या होगा? ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि अभिगृहित क्या है भाई, तो एक विशेष प्रमेय है, थ्योरम है, ठीक है। यहाँ पे यानी अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा 4। केवल बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा, सही आंसर बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट, ए भी यहाँ पे क्या लिख रखा है, ये भी वही बात लिखा है। लिखा है कि गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गणितीय अधिगम के लिए, ठीक है, गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला लिखा है कि अनौपचारिक एल्गोरिथम औपचारिक गणित से निकृष्ट है। सेकंड है कि प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है, ठीक है। लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे उसमें कमजोर होते हैं। एक तो एकदम से पढ़ते के साथ गलत मार सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कियां मैथ में कमजोर होती हैं, ठीक है। चौथा में लिखा है कि गणित एक विशेष विषय है जो कि विशिष्ट कुछ लोगों के लिए ही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मैथ्स बनाया गया है, जो आपका मैथ सब्जेक्ट है, कुछ स्पेशल लोगों के लिए है? क्या कोई वीआईपी लोगों के लिए है? नहीं। ये दो ऑप्शन तो पहले साइड हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ना, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। क्या भाई? तो प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। पहला बात, एकदम प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा सेकंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में भी आपका लिख रखा है विद्यार्थियों में गणित अधिगम, विद्यार्थियों में
गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है? बताइए कौन सी जो आपका योजना है वो वांछनीय है? तो पहला ऑप्शन जो लिख रखा है, विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। सही है ये भी, ठीक है। सेकेंड है कि गणितीय शब्द संग्रह का विकास मूल्यांकन का आधार नहीं होना चाहिए। ठीक। थर्ड लिखा है कि समानता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान कार्य दिए जाने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। विद्यार्थियों के अशुद्ध उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए ना। ऐसा क्यों भाई? ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ना, वो ऐसे देखिए, इस सेकंड भी चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि गणितीय शब्द संग्रह का विकास मूल्यांकन का आधार नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, यानी गलत है। और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा फर्स्ट। कैसे भाई? तो विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए, जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इसका बनेगा। ठीक। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन। हाँ, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है? बताइए कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य? कैसा उद्देश्य? संकीर्ण। अब बताइए, देखिए पहला ऑप्शन में लिखा है कि विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना। एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। और पढ़ लेते हैं, विद्यार्थियों में समानीकरण क्षमता का विकास करना। नहीं हो पाएगा। विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्कन को प्रोत्साहित करना। ये भी उतना ही नहीं है। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। फिर लिखा है कि विद्यार्थियों में कथन की सत्यता और असत्यता को प्रमाणित करने की योग्यता का विकास करना। ये भी आपका करेक्ट, यानी परफेक्ट आंसर चला जाएगा कौन? ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाँ, इसके बाद लिखा है कि गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी कथन सही है? बताइएगा। पहला लिख रखा है कि उनकी गणित में संचारण निपुणता निकृष्ट है। सेकंड है कि उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह उनके काम नहीं आएंगे। ऐसा कुछ तो नहीं है, एक तो ऐसे एकदम गया काम से, है ना? कैसा है जी? आपको लगता है कि जो गांव से बच्चे आते हैं उनको विधिवत मैथ्स नहीं सीखना चाहिए क्योंकि उनको जिंदगी में काम नहीं आने वाला है इसलिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर लिखा है कि अन्य भाषाओं की शाब्दिक समस्याओं के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना चाहिए। बताइए, जब हम मैथ पढ़ रहे हैं तो अन्य भाषा के हमको डिटेल लेके क्या फायदा हो जाएगा? कुछ होगा क्या? नहीं होगा। फिर लिखा है कि छात्र को शाब्दिक समस्या का अर्थ आसान भाषा में समझाना। देखिए, छात्र को शाब्दिक समस्या का अर्थ आसान भाषा में समझाने से क्या हो जाएगा? बताइए। हमारा होता है क्या है, हम लोग क्यों फंसते हैं कभी कभी, मान लेते हैं कि आपके पास मैथ का सवाल है, ठीक है, बच्चा लोग बोलता है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सवाल क्या कह रहा है। वो तो ठीक है, जब कोई टीचर आपको उसका लैंग्वेज समझा दे, उसकी भाषा समझा दे कि ये ऐसे ऐसे करने बोल रहा है, फिर भी कुछ बच्चे लोग वहां पे उस कैलकुलेशन को नहीं कर पाते हैं। ठीक। तो सिर्फ भाषा समझा देने से भी काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट जाएगा कि विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना होगा, तब जाकर के आपकी कहानी बनेगी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा करेक्ट यहाँ पे, यानी राइट आंसर बनेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को पहचानिए। बताइए इसमें से कौन सा अशुद्ध कथन है? पहला लिख रखा है कि गणितीय संचार में भाषा का प्रयोग परिशुद्ध होना आवश्यक है। गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता है। भाई यही गलत है। ठीक है। गणितीय ज्ञान की संरचना में परिकल्पना की एक भूमिका है, बिल्कुल है। गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। यानी जो अशुद्ध वाला जो कहानी है ना, वो आपका ऑप्शन सेकंड जाएगा। थोड़ा सा गाइज पता नहीं मेरा कुछ सिस्टम में एरर है, बार बार हमको ये करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो कौन बनेगा? तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों को समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है? नहीं डालता है, ये पूछा है। वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजन तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकती है, ये तो हो सकता है। उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, वे अधिगम का हिस्सा है, वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत है। चलिए, इसके अनदेखा कर देना चाहिए। एक मिनट, उसे क्या कर देना चाहिए? उसे अनदेखा कर देना चाहिए, यानी कहीं गया भाई, भाग गया क्या? उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। सॉरी गाइस, एक मिनट। हाँ, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, ठीक है। यही है आपका, ये प्रकाश नहीं डालता वहां पर, ये अनदेखा कर देना, ये प्रकाश नहीं डालेगा। हाँ, चलिए फिर नेक्स्ट लिखा है, ठीक है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है? ठीक, विद्यार्थियों को अनुचित उत्तरों की अधिकांशता उपेक्षा कर देना चाहिए, क्योंकि हमें विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्र करना चाहिए। सेकंड है, विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए केवल कागज कलम वाला कार्य उपयुक्त है, क्योंकि उनमें से सही उत्तर की आवश्यकता होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर लिखा है कि विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना, है ना, विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। एंड लास्ट में लिखा है कि आकलन उत्पादन के अनुकूल और विद्यार्थी के उचित उत्तर पर केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा। क्यों? देखिए, अगर आप चाहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा क्या है कि अभ्यास यानी प्रैक्टिस, ठीक है। अब भाई प्रैक्टिस, जो गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन का जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, वो कैसे आएगा? तो विद्यार्थी का आकलन करने के लिए ना वार्तालाप करना, उनसे बातें कीजिए और एक एक विचार विमर्श करना भी उनका लाभदायक हो सकता है, ठीक है। इनके बारे में आपको कुछ बात हम दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो पॉइंट है लिखा है कि गणित संख्याओं, आकार, मात्रा और पैटर्न का अध्ययन होता है, ठीक है। गणित की प्रकृति तार्किक होती है, लॉजिकल होती है, ठीक है, और यह तर्क पर निर्भर करता है और बच्चे के दिन प्रतिदिन के जीवन के साथ अधिगम को जोड़ता है। समझ पा रहे हैं? गणित में मूल्यांकन गणितीय अधिगम की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से आंकड़ा एकत्र करने, प्राप्त करने और उपयोग करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। क्लियर है? कुछ इसका फैक्ट बता रहे हैं। जो लिखा है कि संवाद पर अधिकार रखना और बच्चों के साथ एक एक चर्चा करना गणित अधिगम के संदर्भ में एक वांछनीय मूल्यांकन अभ्यास होगा, क्योंकि यह बच्चों का मूल्यांकन करने में शिक्षकों की सहायता करेगा। क्या क्या है भाई पॉइंट? तो उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना, उन्हें विभिन्न कोणों से किसी भी विषय को देखना सिखाना, उन्हें अपने विचार और अनुभवों को साझा करने का अवसर प्रदान करना और संवाद के माध्यम से अधिगम में शिक्षार्थी की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट है कि माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्या के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है? पहला, महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल संख्याओं का बार बार योग है। गुणनफल संख्याओं का बार बार योग है, हाँ बार बार योग है, ये भी ठीक ही है। सेकंड है कि महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल विभाजन का प्रतिलोम है। अच्छा, ठीक। थर्ड में है कि संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। लास्ट में कि प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए। भाई देखिए, एक माध्यमिक विद्यालय की बात हो रही है, और जब आप माध्यमिक विद्यालय में जाएंगे ना, तो आपके पास जो कैलकुलेटिव जो पार्ट है ना, वो आपको लिख के दिखा दीजिए, वहां पे ज्यादा बेटर होगा, यानी ऑप्शन डी, है ना। चित्र के हिसाब से जो भी आपका कैलकुलेशन मान लेते हैं, क्या लिखा है, 2 दशमलव वाली संख्याओं, 2 दशमलव वाली, देखिए ये मान लेते हैं, इतना को आप गुना करा दीजिए, इतना को किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, इतने ही से गुण कर देंगे। तो ये जो होगा आप लिख के दिखा दीजिए कि इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, बच्चा को ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक।
यानी ऑप्शन जो होगा वो डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट। हाँ, फिर लिखा है कि निम्नलिखित कथन में से गणित के संदर्भ में कौन सा सही है। बताइए, गणित एक उपकरण है? गणित एक उपकरण है, तो हाँ बिल्कुल उपकरण है। गणित एक प्रकार की कला है, तो हाँ ये भी सही है कि गणित एक प्रकार की कला है। थर्ड में है कि गणित एक भाषा है, तो हाँ गणित एक भाषा है। यानी ऑप्शन जो आएगा इसका वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट होगा इसका करेक्ट आंसर। यानी तीनों सही है। कैसे सही है? यानी आप बोलेंगे गणित एक उपकरण है तो कैसे है भाई, है ना? गणित एक प्रकार की कला है तो कैसे है, और एक भाषा है तो कैसे है? तो आइए आपको हम बारी बारी से सब दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहला बात कि गणित संख्याओं, आकार, मात्रा और पैटर्न का अध्ययन है। गणित सभी विज्ञानों की रानी है। गणित क्या है? सभी विज्ञानों की रानी है और सभी विषय में इसकी उपस्थिति है। यह अन्य विषय के आधार पर और संरचना के रूप में कार्य करता है। मतलब गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, वो लगभग लगभग हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। इतिहास, ज्योग्राफी, हर जगह, है ना? इतिहास में कौन कब मरा, नहीं मरा, कब जिंदा हुआ, कब जन्म लिया है, हर जगह इसलिए इसको सभी विज्ञानों की रानी बोला गया है। ठीक है, क्योंकि इसकी भूमिका हर जगह होता है। आइए, फिर लिखा है कि गणित की प्रकृति तार्किक है क्योंकि यह इस प्रकार निर्भर करता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो गणित का जो नेचर है ना वो लॉजिकल है। कैसे? तो आइए आपको दिखा रहे हैं। गणित सत्य के मूल्यांकन या कथनों की संभावना पर निर्भर करता है। गणित एक भाषा है। आपका ऑप्शन में था भाषा। कैसे भाषा है? तो देखिए, तार्किक रूप से एक बच्चे का वाहन को ट्रेन के रूप में सोचना, है ना? एक वाहन को ट्रेन के रूप में सोचना, तर्क करना, विश्लेषण करना और स्पष्ट बोलने के रूप में इसका मानसिक चित्रण करना। समझ पा रहे हैं? गणित गति, सटीकता, अनुमान जैसे कौशल के विकास पर निर्भर करता है। इसलिए गणित क्या है? भाषा है। अगला, गणित एक उपकरण है। भाई उपकरण कैसे है? तो वो भी आपको दिख रहा है कि गणित को एक उपकरण के रूप में उपयोग करना गणितीय तरीकों का लाभ उठाने के लिए नया अवसर प्रदान करता है। गणित को एक उपकरण के रूप में उपयोग करना किसी भी तरह से एक महत्वपूर्ण अर्थ में नहीं है। यह बल्कि अनियंत्रित प्रकृति की संरचनाओं का सामना करने में गणित की उत्पादकता पर जोर देता है। गणित संरचनाओं से संबंधित है और ऐसी संरचनाएं विभिन्न स्थानों पर पाई जा सकती है। यह तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन में सुधार पर निर्भर करता है। इसलिए क्या है? उपकरण है। अगला पॉइंट आपका बनता है कि गणित कला कैसे है भाई, है ना? तो गणितज्ञ अक्सर उन कार्यों का वर्णन करने में सौंदर्यवादी शब्दों का उपयोग करते हैं जो वे करते हैं। इसमें सुंदर, प्रमेय, सुरुचिपूर्ण उपपत्ति, सुंदर सरल उपाय, शक्तिशाली समरूप शामिल है। कला है मतलब आप देखते होंगे ना, जैसे जो भी मैथ्स के टीचर होते हैं ना, वो मैथ्स को बनाने के लिए एक अलग अलग तरह का एक नए नए मतलब थ्योरेटिकल जो बात करते हैं, प्रमेय या सुरुचिपूर्ण, है ना, उपपत्ति, सुंदर सरल उपाय, मतलब इतनी क्रिटिकल मैथ को आप देखते हैं जब जनरल कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे होते हैं, लंबे लंबे मैथ को ना मतलब मिनट के अंदर, सेकंड के अंदर लोग सॉल्व कर देते हैं। इसलिए एक कला है ना? आपको दिखेगा सवाल एक बहुत बड़ा, आप यूं ही कुछ सेकंड में सॉल्व कर दिए। क्यों? आपके अंदर एक कला है। राइट? तो मैथ एक कला है। चले आगे। हाँ, एक आपका सवाल है ना, क्लास 10th में इसको पढ़े हैं, बखूबी पढ़े हैं, और एनसीईआरटी को अगर आप पढ़े होंगे तो ये आपका जैक बोर्ड में पहले ये प्रूफ करने के लिए एक क्वेश्चन फिक्स है कि एग्जाम में आता था और पूछा भी जाता था। ये लिखा है कि यह सिद्ध करने के लिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परिमेय संख्या है। जब आप प्रूफ करते होंगे ना तो है अपरिमेय, लेकिन हम लोग का पहला लाइन लिखाता था कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। और आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध करता है कि यह पूर्वानुमान संभव नहीं है, यह उपपत्ति निम्न विधि का उदाहरण है। और लास्ट वाला जो हम लोग का लाइन होता था, हम लोग लिखते थे कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी हमारी जो मान्यताएं हैं वो विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब होता है बाबू यहाँ पे प्रतिवाद। क्या होता है? प्रतिवाद। यानी ऑप्शन नंबर डी, प्रतिवाद।
ठीक है ना, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, लिखा है कि गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। कौन ऐसा लाइन है जिसे छोड़कर सारा आपको प्रोत्साहित करता है? दिखा है कि विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के कौशल को विकसित करना, संदिग्ध हल प्राप्त करने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, समस्याओं को परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले कराना, विद्यार्थियों के लिए ऐसे सुयोग उत्पन्न कराना कि वे समस्याओं के हल का अनुमान और सत्यापन कर सके। देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन बनेगा? थर्ड बनेगा यहाँ पे, क्योंकि समस्याओं के परिकलन का परिचय जो है ना उसकी संकलनात्मक समझ से पहले कराना, ठीक है, इसको छोड़ देंगे तो सारा चीज गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, लिखा है कि अनुपात और समानुपात प्रत्येक को समझने के लिए आनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया था। कौन किया था? देखिए इसका आंसर तो वैसे आपका जीन पियाजे होगा, ठीक है, कौन होगा? तो इसका आंसर होगा जीन पियाजे। लेकिन जो आपके देख रहे हैं यहाँ पे लेओ वाइगोत्स्की है, वैन हिल है और जोल्टन डाइन्स हैं, ये लोग क्या क्या किए हैं, इन सारे को हम लोग देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पे जो ऊपर का जो है आप देख पा रहे हैं ना 3 पॉइंट, ऊपर का 3 पॉइंट जीन पियाजे का है। ऊपर का जो 3 पॉइंट है किसका पॉइंट है? जीन पियाजे का, है ना। जीन पियाजे ने बताया था कि छात्र अनुपात निर्भरता के बारे में नहीं जानते हैं और अनुमान लगाकर समाधान चाहते हैं। छात्र वस्तुनिष्ठ निर्भरता से अवगत हैं, सही समाधान प्राप्त करने के लिए अनुपात की खोज और प्रयुक्त करना है। इन्होंने एक कौन कहा? जीन पियाजे ने। बाद बाकी और 3 ऑप्शन था हमारे पास, एक था वन हैले। बताते हैं कि लोग ज्यामितीय कैसे सीखते हैं। उनके सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय में चिंतन के 5 स्तर होते हैं, ठीक है। ज्यामिति कितने स्तर होते हैं? 5। ये बात किसने बोला? तो वन हेले ने बताया। चलिए अच्छी बात है। फिर देखिए जॉल्टन डियंस, ये क्या बोला भाई? तो जहां पियाजे और जेरोम ब्रून के साथ एक महान व्यक्ति के रूप में स्थित है, जिनके अधिगम के सिद्धांतों के ने गणित की शिक्षा के क्षेत्र में एक अस्थायी छाप छोड़ा है। जी है भाई। फिर लिउ वागोत्सी क्या है? तो लिउ वागोत्सी ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा है। ये कौन सा प्रस्ताव रखा है? तो इन्होंने रखा है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा है। क्लियर है गाइस? तो ये रहा आपका आज का वीडियो। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।